नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने जो सेशन लेके आया हूं वो सेशन है रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए। हम रिसर्च एप्टीट्यूड को देखेंगे और इसके अंदर हम प्रीवियस आए हुए एमसीक्यूज को देखते हैं और एक एक करके हम इसको करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है वो है आर्टिफैक्ट्स दैट अराइज इन अफेक्ट एक मिनट दीजिएगा। आर्टिफैक्ट्स दैट अराइज एंड अफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी इन द रिसर्च आर। यहाँ पे हम उन आर्टिफैक्ट्स को देख रहे हैं जो हमें इंटरनल वैलिडिटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहली चीज कौन सी देखनी है? सबसे पहली चीज हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारे पास इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी, इस चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं और फिर हम इन आर्टिफैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगर मैं इंटरनल वैलिडिटी की बात करूं तो इंटरनल वैलिडिटी कौन सी हुई? तो इंटरनल वैलिडिटी वो होती है जो हमारे रिसर्च की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है कि हाउ वेल अ स्टडी इज कंडक्टेड, हाउ वेल इज इट्स स्ट्रक्चर, वो इसको वेरीफाई करती है। It whether the conclusions are warranted or not, whether we have controlled the variables beautifully or not, extraneous variables, confounding variables, whether we have eliminated the alternative explanations or not, the focus on accuracy was there or not, and methods were strong or not, and methods was foolproof or not. So if we are focusing on this, अगर हम इन सब के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हम इसे इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। वहीं पर जब हम एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हमें क्या देखने को मिलती है? वेदर द रिसर्च कैन बी जनरलाइज्ड और नॉट। जो एक्सटर्नल वैलिडिटी हमेशा आपका फोकस देखेगा, वो देखेगा कि हम रिसर्च को जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इस रिसर्च को जनरलाइज करने का मतलब क्या हुआ? तो रिसर्च को जनरलाइज करने का मतलब हुआ कि जब हम रिसर्च को अदर सिचुएशंस में यूज करेंगे तो रिसर्च अदर सिचुएशंस में यूज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आउटकम्स जो है प्रैक्टिकल सिचुएशंस में लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे। क्योंकि आउटकम अगर प्रैक्टिकल सिचुएशंस में नहीं लग पा रहे तो फिर हमें दिक्कत है कि इसका मतलब एक्सटर्नली वैलिडेट नहीं है। हमने एक रिसर्च बहुत अच्छी करी लेकिन अगर उसको हम रिसर्च को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका फायदा नहीं है ना। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी एक्चुअली रिसर्च की यूजफुलनेस को भी हमारे रिफ्लेक्ट करती है। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी का कोरिलेशन किस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। कैमरा प्रॉब्लम दे रहा है, एक मिनट। चलिए यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ अब अगर हम देखना चाहें कि हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी में क्या चीज हमें वैलिडेट करेगी, इस चीज को अगर हम देखना चाहें तो हमें क्या देखने को मिलता है?
एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी किससे करेगी? तो इंटरनल वैलिडिटी जो इंप्रूव करती है ब्लाइंडिंग, मैनिपुलेशन, रैंडम सिलेक्शन यानी रैंडमाइजेशन हम कह रहे हैं, स्टडी प्रोटोकॉल, इन सब से इंटरनल वैलिडिटी हमारे पास हमेशा क्या होती है? हाई होती है। जबकि अगर हम थ्रेड्स को देख रहे हैं तो थ्रेड्स हमारे पास कौन से? एट्रिएशन। अब एट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, और यहां पर हमसे क्या पूछा गया है? अफेक्ट पूछा गया है, यानी दोनों चीजें पूछी गई हैं हमारे पास। हमारे यहाँ क्या बेनिफिट करेगा, इसको भी पूछा गया है, और हमें क्या नुकसान देगा, इसको भी पूछा गया है। हमें मान के चल रहे हैं कि ये दोनों चीजें पूछी, ये दोनों चीजें इसमें रहेंगी। ठीक है, अब यहां पर कौन सी चीजें हमारे इंपैक्ट नहीं करती हैं, उनको अगर हम देखें तो रैंडमाइजेशन हमारे पास इंटरनल वैलिडिटी को इंपैक्ट नहीं कर रहा है, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि जितना रैंडम होगा उतना हम क्या देखेंगे, उतना हमारे पास इसकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ जाती है। जितना रैंडम होगा उतना हम इसको ज्यादा जगह एप्लीकेबल कर सकते हैं, इसीलिए इसकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ जाती है जब रैंडमाइजेशन हमें देखने को मिलता है। फिर हम इसमें और क्या देखते हैं? हिस्ट्री इंपैक्ट करती है। हिस्ट्री कैसे इंपैक्ट करती है? अगर मैं हिस्ट्री को देखूं तो हिस्ट्री हमारी कैसे इंपैक्ट कर रही है? तो जितना हमारा हिस्टोरिकल बायसेस होंगे वो सब क्या करेंगे, वो सब इसको इंपैक्ट कर रहे होंगे, जितना हम हिस्टोरिकल पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक इवेंट फर्स्ट और सेकंड मैनेजमेंट के बीच में हमारे पास जितना वेरी करेगा उससे इंस्टेंस हमारे पास रहेंगे। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के जो हमारे पास अलग अलग इंस्टेंसेस रहेंगे वो वेरी करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमें क्या कर रही होंगी? वेरी कर रही होंगी। फिर हम देखें इसमें तो मैच्योरिटी। अब यहां मैच्योरिटी कैसे वेरी करती है? तो जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर हम ये कर रहे हैं, वो हमें अगर पैसेज ऑफ टाइम में देखने को मिले तो अलग, अगर उनका लेवल ऑफ मैच्योरिटी अलग अलग होता है, या हमने जब उनसे शुरू में टेस्ट किया और ओवर द टाइम वो मैच्योर हो जाते हैं किसी भी इवेंट के कारण या हमारे टाइम लैब के कारण, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? चेंज ओवर टाइम एंड मैच्योरेशन हमारा रिजल्ट चेंज कर देगा। एक अगर हम जैसे हम बात कर रहे हैं प्याजे के एक्सपेरिमेंटेशन की, तो प्याजे का एक्सपेरिमेंटेशन अगर 0 से 2 साल के बच्चे का है, और हम अगर जो देखेंगे कि जस्ट वो अभी 22 मंथ्स का है, 20 मंथ्स का, और 4 महीने के बाद हमने किया और 2 ईयर क्रॉस कर गया, 6 महीने के बाद हमने किया, वो हमें 28 मंथ्स का, 30 मंथ्स का दिख रहा है इंडिविजुअल बच्चा, तो हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। तो मैच्योरेशन इसीलिए इंपैक्ट करता है इसको, जिसमें हमारे स्टडी को क्या देखने को मिलेगा? दिक्कत देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेट है कि नहीं है, कि हमारी इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। हमें उनका यूज आता है अच्छे से कि नहीं आते। कई बार हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हो और हम उसको सही से यूज करना नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का इटसेल्फ जो है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमें देखने को मिलेगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी। अब मोर्टेलिटी का मतलब हम डेथ से देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट्स के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं अगर वो इन बिटवीन छोड़कर चले जाएं। मान लिया मेरा 6 महीने का रिसर्च है और एक इंडिविजुअल को मैंने चुना, उसका मैंने 2 महीने ऑब्जर्वेशन किया और 2 महीने के बाद वो चला जाए। जाने के कारण हो सकते हैं माइग्रेशन हो सकता है, डिसइंटरेस्ट हो सकता है कि वो अब आप में इंटरेस्ट नहीं ले, कि नहीं मेरे को अभी ये एक्सपेरिमेंटेशन आपके साथ नहीं करना, डेथ हो सकती है उसकी, एक्सीडेंट हो सकता है किसी का, इंडिविजुअल का, तो कोई भी रीजन हो, लेकिन इंडिविजुअल आपके इस एक्सपेरिमेंट से चला गया। तो ये भी हमें क्या देखने को मिलेगा? ये भी हमें देखने को मिलेगा कि हमें इंपैक्ट करता है। अब यहां पर फिर हम मैचिंग की बात करते हैं, तो मैचिंग हमें इंपैक्ट नहीं करता। मैचिंग जो है ये हमें इंपैक्ट नहीं करता, क्योंकि किससे मैचिंग की हम बात कर रहे हैं यहां पर ये स्पष्ट नहीं है, यहां पर ये हमें क्लियर नहीं है कि क्या मैचिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स हमारे पास करेंगे,
हमें रेंडमाइजेशन नहीं इंपैक्ट करेगा, मैच्योरिटी करेगी, इंस्ट्रूमेंटेशन करेगा, मोर्टेलिटी करेगी, मैचिंग नहीं करेगा। फिर तो इस हिसाब से हम देखें तो ए, सी, डी और ई, तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा थर्ड। ये थर्ड हमें आंसर के रूप में देखने को मिलता है, ए, सी, डी, ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Formulation of a research problem depends upon, यहां पे हमें रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है और यहां हम इसका बेसिस देख रहे हैं कि रिसर्च डिजाइन हमारा किस प्रकार से बनता है। रिसर्च डिजाइन हमें किस तरह से बनते हुए दिखता है, यानी हम डिफाइन करें किसी प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम करें, फिर उसमें ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल करें और फिर उसका प्रॉब्लम का इवेल्युएशन करें। ये हम किस तरीके से करते हैं, ये हम किस तरीके से करते हैं, इस चीज के ऊपर यहां पर बात हो रही है। या फिर सोर्सेस क्या हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के। अगर मैं फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को देखूं तो हमें सबसे पहले तो वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च पता होने चाहिए। ठीक है, सोर्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। अब सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो सोर्सेस हमारे पास हो सकते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस में हम देख सकते हैं इसको, लिटरेचर में से हम इसको देख सकते हैं, या थ्योरी से हम इन्फर कर सकते हैं। हमें देखने को कहां कहां मिल सकता है, तो हमें इन सब जगह देखने को मिल सकता है। तो सोर्सेस हमारे एक्सपीरियंस हो सकता है, इसमें एफ भी है ना। तो यहां हमारे पास हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले हम सोर्सेस को देखते हैं। सोर्सेस हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, प्रोफेशनल लिटरेचर हो सकता है, या फिर हम जो एकेडमिक स्टडी करते हैं, थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं, उससे हमें देखने को मिल सकता है। तो सोर्सेस हमारे पास एक्सपीरियंसेस, या किसी की हम रिसर्च पढ़ रहे हैं तो रिसर्च लिटरेचर, या फिर जो हमने एकेडमिक थ्योरीज पढ़ी हैं उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने आसपास के इवेंट्स में, उसके ऊपर हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमें सोर्सेस देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर हम इसमें बात करें तो हमारा डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हमें वेरिएबल्स देखने पड़ेंगे, इसमें हमें स्टेटमेंट को जनरेट करना पड़ेगा और इसमें हमें प्रॉब्लम को इवेल्युएट करना पड़ेगा। ये हमें करना पड़ेगा, यानी हम डिफाइन कैसे करते हैं। फिर हमें क्या देखने को मिल सकता है, फिर हम देखते हैं इसमें कि हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस कौन कौन सी हो सकती हैं। क्या हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं हम, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा। और इसमें हमें जो फोर्थ थिंग मिलती है कि हम हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस की फॉर्म हो गई हमारे पास डेक्लरेटिव, नल हाइपोथेसिस या क्वेश्चन के फॉर्म में देंगे। फिर हाइपोथेसिस का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें वेरिएबल्स क्या हैं, और फिर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये देखने को मिलेगा हमें। हाइपोथेसिस में हमें टाइप देखने को मिलेगी कि नल है या डेक्लरेटिव है। शशांक जी, शिवानी जी, दोनों स्वागत है आपका। या हमारी क्वेश्चनिंग है, किस तरह का हमारा टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है, हम इसके ऊपर भी देखेंगे। फिर हमें इसमें देखना है कि हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, हमें इवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा प्रॉब्लम का।
वेरिएबल्स कौन से हैं, फिर हमें इसमें देखना होगा कि हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो हम फैक्टर्स और एलिमेंट्स करते हैं, जो हमारे पास हमारे रिसर्च से रिलेटेड होंगे, उन्हें हम वेरिएबल्स कह देते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको फैक्टर्स लिखा हुआ देखने को मिल सकता है या आपको एलिमेंट्स देखने को मिल सकता है, तो वेरिएबल्स को ही हम कह लेते हैं। जो हमारे वेरिएबल है ना, वेरिएबल में सारे आ जाते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं, फैक्टर्स आ जाते हैं, डायमेंशंस आ जाते हैं, एक्सेट्रा। ये सब वेरिएबल्स को हम इनको एज अ वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो कई जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह केवल वेरिएबल देखने को मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी। फिर हमें इसमें देखने को मिलेगा आपका इंपॉर्टेंस, नॉन इंपॉर्टेंस क्या है, तो वैलिडिटी के लिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिल रही हैं, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब इस हिसाब से हम देखना शुरू करते हैं। तो जैसे ही हमने इंपॉर्टेंस की बात करी या इवैल्यूएशन की बात करी, तो पहली चीज हमें सही देखने को मिली, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। ठीक है, बिल्कुल शशांक जी, सिनॉप्सिस में आपको हाइपोथेसिस दिखाना पड़ेगा। सिनॉप्सिस हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही होता है एक्चुअली। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना और अपने डिजाइन को रिप्रेजेंट करना ही सिनॉप्सिस होता है, वही सिनॉप्सिस होता है हमारा। ठीक है, तो हमें यहां पर ये देखना पड़ता है कि हमारा क्या है। अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चनिंग में, हाइपोथेसिस में जा रहे हैं, तो हमें फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें यहां पर क्वेश्चंस उठाते हैं। तो व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यानी हम जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं यहां पर, जिससे कि हमारा प्रॉब्लम रेज होगा और फिर हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन हमने कहा ना, तो डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन में हम एक्चुअली स्पेसिफिक क्वेश्चंस को ही देख रहे हैं। इसी से फिर हमारे पास हमें देखने को मिलेगा कि हम किसी एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे, और वो जो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे वो हमारा फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस बन जाएगा, क्वेश्चन ऑफ हाइपोथेसिस बन जाएगा। ठीक है, शालिनी जी आप मेरे से टाइप पूछ रही हैं, शिवानी जी टाइप पूछ रही हैं आप। ठीक है, वेरिएबल, अब जो चेंजेबल होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम चेंजेबल जो होंगे वेरिएबल, तो उसका मतलब डेफिनेशन ही वेरिएबल की चेंजेबिलिटी है ना, वेरिएट करते हैं, जो डेफिनेशन ही वही है। जो वेरिएट करेंगे वही वेरिएबल कहलाते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं तो वो तो कांस्टेंट कहलाएंगे, वो वेरिएबल क्यों कहलाएंगे। नेक्स्ट फिर हम इसमें देखें व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल मॉडल। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल यानी जो हम यहां पर बेसिस ले रहे हैं टाइप ऑफ रिसर्च। जैसे हमने कहा ना, हम टाइप ऑफ रिसर्च देखना है। टाइप ऑफ रिसर्च में हमें क्या देखना है कि हिस्टोरिकल रिसर्च होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, एक्शन रिसर्च होगा, किस तरह का रिसर्च करना चाहते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास कि हमारा रिसर्च का कॉन्सेप्चुअल मॉडल कौन सा होगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट में बात की गई है नेगेटिव फैक्टर्स। हम नेगेटिव फैक्टर्स को नहीं लेते हैं, हम नेगेटिव फैक्टर्स को नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर यहां पर लिमिटिंग और अनलिमिटिंग स्टडी। यहां अनलिमिटिंग के लिए रीजंस नहीं देते, हां अगर हम लिमिटेशन है तो कोई रीजंस देंगे हम। अगर हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं किसी चीज पे तो उस लिमिट्स के रीजन देंगे, लेकिन अगर हमारा अनलिमिटेड है तो उसके लिए रीजन देने की जरूरत नहीं होती। फिर हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, ये हमारा पार्ट रहता है, हमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना होता है। ठीक है, तो हमें नेगेटिव फैक्टर्स के ऊपर काम नहीं करना, अनलिमिटेशन के ऊपर काम नहीं करना। तो हमें यहां क्या देखने को मिला, यहां हमारा आंसर हमें देखने को मिला ए ठीक है, कौन कौन से, डी गलत है, डी गलत है, ई गलत है, ई गलत है। तो आंसर हमारा फोर्थ देखने को मिला, ए बी और सी और एफ। तो आंसर यहां फोर्थ देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिसर्च डिजाइन आर, अब यहां पर क्वेश्चन रिसर्च डिजाइन का पूछा हुआ है। कि हमारा रिसर्च डिजाइन कैसा होगा, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर मैं कंपोनेंट्स बोलूं तो मेन एलिमेंट्स हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे। पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट, जो हमारा मेन जिसे हम हाइपोथेसिस कह लेते हैं। फिर डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो यहाँ पर हमारा पार्ट रहेगा। फिर रिसर्च डाटा जो एनालिसिस रहेगी, डाटा एनालिसिस, उसके लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक्स हैं। रिसर्च मैथडोलॉजीज कौन सी यूज करेंगे हम, चैलेंजेस कौन से हैं रिसर्च के, रिसर्च स्टडी की प्री रिक्विजिटीज हमें क्या क्या चाहिए, राइट जो हमारा पीरियड है जिसमें हमें करना है वो पीरियड कौन सा हमें देखने को मिलेगा, एनालिसिस का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। तो हमें ये सब एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और उसके हिसाब से फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, जनरलाइजेशन, न्यूट्रलिटी, और फिर उसके अनुसार फिर हम डिजाइन बनाएंगे। और डिजाइन के फिर हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, या फिर एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक या एक्सप्लेनेटरी। ये हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे टाइप्स होते हैं रिसर्च डिजाइन के। ठीक है, अब उसके हिसाब से हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ हमें कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, वेदर दीज कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू और नॉट रिलेटेड टू। हमें इन कंपोनेंट्स को स्टडी करना है। तो एक एक करके देखते हैं ये कंपोनेंट हमारे काम का है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला हमें कंपैरिजन देखने को मिलेगा। तो कंपैरिजन बिल्कुल कंपोनेंट रहेगा, क्योंकि कंपैरिजन और कंट्रास्ट और जो हमें सिमिलैरिटीज, यानी हमारा पार्ट रहता है कि हम क्या करें, हम एनालॉगी करें। एनालॉगी करना हमारा पार्ट रहता है, तो इसीलिए हम एनालॉगी करेंगे, और एनालॉगी करेंगे तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि ये हमारे पास, तभी हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी हम कोरिलेशन देख पाएंगे वेरिएबल्स के बीच में, और वो कोरिलेशन देख पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हम उसके हिसाब से फिर अलग अलग तरीके से मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल करेंगे, और मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल फिर हमें एक्सपेरिमेंटेशन देगा। तो अगर मुझे मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे एनालॉगी चाहिए, तभी मैं ये कर सकता हूं। दीजिएगा, कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस हिसाब से देखें तो पहला तो हमें चाहिए। अब सेकंड इसमें आता है कंट्रोल। तो क्योंकि हमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना है तो मुझे वेरिएबल्स पे कंट्रोल चाहिए, तभी तो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करूंगा, और इंडिपेंडेंस वेरिएबल को मैनिपुलेट करूंगा तो कंट्रोल ही मेरा। साथ ही साथ जो मेरे एक्सटेनियस वेरिएबल है, कंफाउंडिंग वेरिएबल है, उनको भी कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। जितने एक्सटेनियस वेरिएबल है, एक मिनट दीजिएगा, हाँ चलिए वापस आ गए। तो शिवानी जी, कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स तो सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे ना, उसमें जो जितने हमारे मॉडल्स दे रखे हैं वो सारे मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे, उसी के हिसाब से हम रिसर्च डिजाइनिंग करते हैं। जो हमारे कॉन्सेप्चुअल मॉडल है उसी के हिसाब से फिर हम रिसर्च डिजाइनिंग करेंगे अपने। ठीक, तो मॉडल्स कौन कौन से हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स जो हमें देखने को मिलेंगे रिसर्च डिजाइन के, अलग अलग तरह की जो हमारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया, कोरिलेशनल डिजाइन हो गया, इस सबको हम इसमें देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन हो गया, ये सारे हमारे इसमें रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी डिजाइन का हिस्सा नहीं होती। अगर हम देखेंगे तो रिएक्टिविटी डिजाइन का हिस्सा नहीं है।
रिएक्टिविटी में हम क्या देखते हैं? रिएक्टिविटी में हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन फॉर्मुलेशन है, जैसे हम मान लिया डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट करते हुए हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब अगर हमारा क्वेश्चंस पूछने का फॉर्मेट इस तरीके से है, अगर हमारा क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट ऐसे है कि उसी में आंसर है, या क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट उस तरीके है कि बच्चे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, तो ये रिएक्टिविटी की थी चीजें हुई। ये हमें डाटा को हमें प्रॉब्लम देता है, रिसर्च डिजाइन का ये हिस्सा नहीं है, ये हमारे रिसर्च डिजाइन का हिस्सा नहीं है। फिर हम कहेंगे मैनिपुलेशन, बिल्कुल जो वेरिएबल्स हम मैनिपुलेट करते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसी से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएशन आता है और वो हम स्टडी करते हैं, तो इसीलिए ये हमारा हिस्सा रहेगा। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हिस्सा रहेगा रिसर्च का। फिर हम बात करेंगे नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस, तो जिनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारा, ये हमारा पार्ट नहीं रहता रिसर्च डिजाइन का, क्योंकि जो है जिसका रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं है उसको हम रिसर्च का हिस्सा ही नहीं बनाएंगे। जिसका रिप्रेजेंटेशन है उसी को तो हिस्सा बनाएंगे, जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे रिसर्च में उसको हम हिस्सा क्यों बनाएंगे? ठीक है। और फिर लास्टली रहता है जनरलाइजेशन। तो जब हम एक्सटर्नल वैलिडिटी देखते हैं तो उसका मतलब ही जनरलाइजेशन से आता है। अगर हम किसी एक रिसर्च को जनरलाइज नहीं कर सकते, उसको हम एप्लीकेशन विथ अदर सिचुएशन नहीं देख सकते, अदर प्लेसेस नहीं देख सकते, तो फिर हम उस रिसर्च का करेंगे क्या? तो जनरलाइजेशन इसका पार्ट रहता है। तो यहां पर हमें जो देखने को मिलता है, जो नहीं है, सी नहीं है, ई नहीं है, सी ई नहीं है, सी ई नहीं है, तो आंसर यहां फोर्थ हो गया, ए रहेगा, बी रहेगा, डी रहेगा और एफ रहेगा। ये चारों हमारे पास हैं, तो इसलिए आंसर यहां फोर्थ रह गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The 4 major operations in scientific research are, वैज्ञानिक जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके ऑपरेशंस पूछे गए हैं, यानी उसमें हम कौन कौन से ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे। ठीक है, यानी हम यहां पर्टिकुलरली साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसका पार्ट हमारे पास साइंटिफिक मेथड रहता है और उसके बेसिस पे फिर हम अलग अलग तरह के रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च को बेसिस बनाऊं तो सिस्टमैटिक कलेक्शन होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ डाटा होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये साइंटिफिक रिसर्च है। इसके लिए हमारे पास पहले से कोई सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर डाटा कलेक्शन है तो डाटा कलेक्शन में ऑब्जर्वेशनल टेक्निक होगी और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होगी। अगर हम कैजुअलिटी रिलेशनशिप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव होगा, एनालिसिस होगी। ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप विद द टाइम देख रहे हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा, क्रॉस सेक्शनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। ठीक है, मीडियम को देखेंगे तो क्लिनिकल होगा, लेबोरेटरी होगा या सोशल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। तो हमें ये बेसिस देखने को मिलते हैं किसके? साइंटिफिक रिसर्च के। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं, हम लिख देता हूं इसको मैं। सबसे पहली चीज हम क्या देख रहे हैं? डाटा कलेक्शन देख रहे हैं। पहले हम अगर साइंटिफिक नेचर की बात करें तो साइंटिफिक नेचर क्या होता है? साइंटिफिक नेचर का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब हो गया सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा, सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ डाटा। तब जाकर हम कहेंगे कि ये हमारा रिसर्च क्या है? साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक होने का मतलब क्या हो गया? साइंटिफिक होने का मतलब हो गया सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक क्या क्या चीजें? सिस्टमैटिक होना चाहिए हमारा कलेक्शन, एक बार हमने डाटा को सिस्टमैटिकली कलेक्ट कर लिया तो फिर हम क्या आते हैं? फिर हम आते हैं सिस्टमैटिक इंटरप्रिटेशन। फिर हम आते हैं सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन, और फिर ये हमें प्रोडक्ट देता है क्या? जनरलाइजेशन में। और जनरलाइजेशन में फिर हम वो पार्ट देखते हैं जिसमें हम किसकी बात करेंगे? जिसमें हम बात करेंगे कि हम एक्चुअली थ्योरीज बना देते हैं, प्रिंसिपल्स बना देते हैं, फैक्ट्स बना देते हैं, डाटा बना देते हैं, इसके ऊपर फिर हम बात करते हैं। ठीक है, जो जनरलाइजेशन होता है, यही जनरलाइजेशन हमें क्या देती है? जनरलाइजेशन हमें देती है
कंसेप्ट्स, फिर प्रिंसिपल्स, फिर थ्योरीज और फिर लॉज। ये जो हमें देखने को मिलता है, ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है अगर हमारा रिसर्च साइंटिफिक है, सिस्टमैटिक है, तो ये हमें चीजें देखने को मिलेंगी। साइंटिफिक का मतलब हो गया कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन। ये तीनों चीजें हमें क्या करेंगी, ये तीनों चीजें मिलकर हमें बताएंगी कि हमारा डाटा साइंटिफिक है, और ये साइंटिफिक डाटा के ऊपर फिर जनरलाइजेशन में हमें ये देंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें करनी है और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी, हमें वो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके फिर हमें अलग अलग मेथड्स देखने को मिलते हैं, जो हमने देखा कि अगर मैं डाटा कलेक्शन की बात करूं तो ऑब्जर्वेशनल है कि एक्सपेरिमेंटल है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव है कि एनालिटिकल है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं विद द टाइम कि टाइम कैसा देख रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल है कि लॉन्गिट्यूडनल है, रेट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, और फिर हमें देखूं कि मीडियम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्लिनिकल मीडियम है, लेबोरेटरी मीडियम है, या सोशल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, किस तरह का रिसर्च है जिसको हम साइंस देख रहे हैं। जैसे अगर मैं हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहा हूं, मैं हिस्ट्री को रिसर्च कर रहा हूं और उसमें मैं साइंटिफिक रिसर्च करूं, हिस्ट्री के लिए साइंटिफिक रिसर्च करूं, तो वहां हम सोशल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे इसको। है ये साइंटिफिक रिसर्च, लेकिन इसका नाम क्या होगा, सोशल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हमें कोवेरिएंट को डिफाइन करना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, कोवेरिएंस ही तो हमारा हमें इंटरप्रिटेशन देगा कि कोवेरिएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल हमारा पार्ट रहेगा। फिर हम बात करें कि स्पूरियस रिलेशंस को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो कोरिलेशन हमें नहीं दिखते यानी स्पूरियस दिखते हैं उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, वो हमारा जो है वो थ्योरी का या जनरलाइजेशन का हिस्सा नहीं होते। जो हमें वन आउट ऑफ द इवेंट हमें एक ही बारी देखने को मिलता है, वो हमारा जनरलाइजेशन कैसे हो सकता है। रिलेशन अगर कोवेरिएंस हो रहा होगा या कोई और तरह का रिलेशन होगा जो वेरिएबल में हमें कोरिलेट कर रहा होगा या रिलेट कर रहा होगा, या फिर हमें देखने को इनवर्सली हमें देखने को मिलेगा वेरिएशन, तो हम क्या देखेंगे, तो हम उसको स्टडी करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे स्टडी। ठीक है, फिर हम बात करें सीक्वेंसिंग। बिल्कुल, सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर ये भी देखने को मिलेगा, जो मैंने कहा आपको, क्या रेट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है, लॉन्गिट्यूडनल है, टाइम के साथ रिलेशन बताया था ना मैंने, तो टाइम ऑर्डर टाइम के साथ रिलेशन बताया। क्या क्या बताया था कि प्रोस्पेक्टिव आगे फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव पास्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बात कर रहे हैं, या लॉन्गिट्यूडनल हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टडी के लिए कर रहे हैं, तो ये टाइम रिलेटेड हमें देखने को मिलेगा, तो ये भी हिस्सा रहेगा हमारे पास। सेल्फ एजुकेशन नहीं, सेल्फ एजुकेशन इसका हिस्सा नहीं है, रिसर्च का ऑपरेशनल का नहीं है। ये हम मान सकते हैं कि अच्छा हमें एजुकेट करना चाहिए तभी हम रिसर्च कर पाएंगे, वो एक पार्ट है, लेकिन ये रिसर्च का हिस्सा नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा नहीं है। पर्सनल चॉइस ऑपरेशनल करना नहीं, ये डाउटेबल रहता है। हम पर्सनल चॉइस की बजाय किसकी तरफ चलते हैं, हम एक्सटर्नल वैलिडिटी को देखते हैं, तो जनरलाइजेशन की तरफ चलते हैं, पर्सनल चॉइस की तरफ नहीं चलते। जो मैंने कहा ना, इसमें पर्सनल चॉइस की जगह क्या लगेगा, पर्सनल चॉइस की जगह आपका जनरलाइजेशन लगेगा, इंडिविजुअल चॉइस को हम यहाँ पे हिस्सा नहीं बताते। थ्योराइजेशन, फिर बिल्कुल थ्योराइजेशन रहेगा। थ्योराइजेशन, इसको मैंने कहा जनरलाइजेशन होता है, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, लॉज, ये सब बनाते हैं हम, एंड ऑफ द रिसर्च होता है। अगर आपका एक्सटर्नल वैलिडेट है रिसर्च, तो फिर आप उसको जनरलाइज करते हो, जनरलाइज करके आप इनिशियली कंसेप्ट बनाते हैं, कंसेप्ट जो कुछ इवेंट्स में हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं उनको प्रिंसिपल्स बनाते हैं, वो कंसेप्ट्स या प्रिंसिपल्स जो आपके मैक्सिमम इवेंट्स में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उनको थ्योरी बनाते हैं, और जो एब्सोल्यूट हो जाते हैं किसी भी उस तरह के इवेंट को, हर इवेंट को वो एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो उनको लॉ बनाते हैं। तो ये हमारा जनरलाइजेशन का तरीका होता है। तो हम डी और ई गलत देखें तो डी गलत है, डी ई दोनों गलत हैं, और ये ठीक है, इसमें सारे सही हैं, और बी सी डी डी ई दोनों गलत हैं। तो थर्ड हमें आंसर देखने को मिलता है जिसमें हमारे पास ए, बी, सी और एफ चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर यहां थर्ड देखने को मिला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। A variable that is manipulated is known as,
एक वेरिएबल है जो मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो सिंपल चीज, हम मैनिपुलेटेड वेरिएबल को देख रहे हैं, जिसका हम मैनिपुलेशन करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और जिनका इस मैनिपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो सीधा सीधा डेफिनेशन है, वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड दैट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसका मैनिपुलेशन एक रिसर्चर करता है, ठीक है, रिसर्चर मैनिपुलेशन स्टडी करेगा और मैनिपुलेशन के इफेक्ट स्टडी करेगा। तो जिनके ऊपर मैनिपुलेशन का इफेक्ट, दोस वेरिएबल affected by manipulation of independent variable, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का। मैनिपुलेट किए जाते हैं कौन से। इसके बाद कंट्रोल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनका इंपैक्ट रिसर्च पे नहीं पड़ता लेकिन फिर भी हमें उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, तो हम उन्हें कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, यानी दैट नीड टू बी कंट्रोल। कंफाउंडिंग वेरिएबल वो होते हैं जिनका इंपैक्ट बोथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ता है और इन्हें हमें कंट्रोल करना पड़ता है। अगर मैं कंफाउंडिंग वेरिएबल की बात करूं तो कंफाउंडिंग वेरिएबल मुझे किस में देखने को मिलेंगे, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल देखने को मिलेंगे थर्ड वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल को इंपैक्ट करेंगे, और अगर हमने कंफाउंडिंग वेरिएबल को कंफाउंड नहीं किया तो हमारे रिसर्च का रिजल्ट कुछ और मिलेगा हमें, क्योंकि इसका इंपैक्ट भी हमें इसमें झेलना पड़ेगा। तो दे इफेक्ट बोथ independent and dependent variable, therefore should be controlled and kept stable, ठीक है। तो जिन वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल वेरिएबल कहलाएंगे, जिनको भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत होती है, वो चाहे मैनिपुलेटेड हो, चाहे हमारे पास कंफाउंडेड हो, चाहे एक्सट्रेनियस हो, उन सबको हम क्या कहेंगे, उन सबको हम यहां पर वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर यहां थर्ड रहा, अ शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक इंडिविजुअल है, वो पहले कुछ और आंसर देता है, बाद में कुछ और आंसर देता है ना। तो रिस्पोंडेंट है, अब इसका एटीट्यूड शिफ्ट हो गया 2 पॉइंट्स के बीच में, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम रिग्रेशन इफेक्ट कहते हैं। ये जो बिहेवियर उसने शो किया, ये बिहेवियर कहलाता है रिग्रेशन, ठीक है, इसी को हम रिग्रेशन इफेक्ट कहते हैं। अब यहां पर हमारे पास शिफ्ट टुवर्ड्स मीन हो सकता है एट द पोस्ट टेस्ट स्टेज, हमें ये देखने को मिल सकता है कि प्री टेस्ट स्टेज में एक्सट्रीम पे है और पोस्ट टेस्ट स्टेज में मीन की तरफ आ गया, या वो दूसरे एक्सट्रीम की तरफ चला जाता है, एक बार यस होता है दूसरी बार नो की तरफ चला जाता है, बिल्कुल एक्सट्रीम चला जाएगा, ठीक है। अब इंटरनल वैलिडिटी को इससे इंपैक्ट होगा, अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे और तो हमारा इंटरनल वैलिडिटी इंपैक्ट कर गया। हम पहले देख रहे थे कुछ और पता चला कि वो चेंज कर गया हमारा जो है, तो जो आंसरिंग है वो बच्चे की चेंज हो गई है, सब्जेक्ट की चेंज हो गई है, सब्जेक्ट की चेंज हो गई है, तो हमें दिक्कत हो रही है इसमें। तो प्री टेस्ट स्टेज, पोस्ट टेस्ट स्टेज, ड्यूरिंग टेस्ट स्टेज अगर वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, हमारे पास शिफ्टिंग देखने को मिल रही है एटीट्यूड की, तो इसे हम रिग्रेशन कहेंगे। रिएक्टिव इफेक्ट, पहले मैंने रिएक्टिविटी बताई थी आपको। क्वेश्चन किस तरह से वर्ड्स में इन्फॉर्म किए गए हैं, क्वेश्चन को पूछने वाला किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है, इस पे डिपेंड करता है, इससे आउटकम ऑफ इंटरवेंशन इंपैक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है, क्वेश्चन में ही आंसर तो नहीं दे रहा है, क्वेश्चन में हमें बायसनेस और सजेशंस तो नहीं दिख रहे हैं, सजेस्टिव क्वेश्चंस तो नहीं दिख रहे। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स हैं, अलग अलग जर्नलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना आंसर जानने के लिए पहले से क्वेश्चन को ही मैनिपुलेट कर देते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अब क्या जो है वो शराब नहीं पीते हैं, है ना। हमने क्वेश्चन क्या पूछा, नाउ यू डोंट ड्रिंक,
ठीक है, अब इसमें वो बोलता है हाँ, अगर वो यस बोलता है इसका मतलब आप पहले पीते थे, ठीक है। और अगर आप वो कहता है कि नहीं जी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर कहते हैं नहीं इसका मतलब कि अभी भी पी रहे हो, जबकि एक इंडिविजुअल जिसने ड्रिंकिंग करनी ही नहीं उसके लिए क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि यहां तो पहले ही सजेस्टेड है कि आप पीते हो। अब ये बताओ आप पीते हो कि नहीं पीते हो, अब आप ड्रिंक करते हो कि नहीं करते हो हार्ड अल्कोहल। तो इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं ना, इन्हें हम रिएक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जहां पर एक इंडिविजुअल के जबरदस्ती मुंह में क्वेश्चंस और वर्ड्स ठूस देते हैं और उसका आंसर उसी से निकाल रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमें मैचुरेशन देखने को मिलता है। मैचुरेशन इफेक्ट आता है जब हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में कितना ड्यूरेशन रख लेते हैं, जो प्री रिसर्च का होता है हमारा डाटा कलेक्शन का, और पोस्ट रिसर्च होता है, इसमें हम इतना गैप लेते हैं कि इंडिविजुअल मैच्योर हो जाता है। जैसे मैंने आपको प्याजे के एक्सपेरिमेंटेशन में बताया था कि एक प्याजे क्या कर रहा है, एक चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टडी कर रहा है। अब जब वो चाइल्ड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टडी कर रहा है, तो एक मेरा 2 ईयर से लेस का चाइल्ड है, अगर मेरा 2 ईयर्स है और 2 ईयर्स से मैच्योरेशन इफेक्ट देख रहे हैं हम, 2 ईयर बिलो मेरा प्री टेस्ट था और 2 ईयर आफ्टर मेरा पोस्ट टेस्ट है, तो इन दोनों में मुझे वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे का कॉग्निटिव लेवल ही चेंज हो गया, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल ही चेंज हो गया। सोशल मैच्योरिटी में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो हम अलग अलग जगह देखते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल है, वो तुरंत अभी माइग्रेट करके आया, हमने उसको माइग्रेशन के फर्स्ट फ्यू डेज में इंटरव्यू किया, और अब क्या हुआ, वो लोकल कम्युनिटी में 6 महीना साल भर रह गया, और अब हम उसका इंटरव्यू लेंगे, तो दोनों में उसका लोकल कम्युनिटी के प्रति जो उसके व्यूज है वो चेंज हो चुके होंगे, उसके अंदर जो माइग्रेशन को लेकर हमारा इम्पैक्ट है वो चेंज हो चुका। हो सकता है वो डर खत्म हो गया, बेटर हो जाए, हो सकता है वो अब डरने लगा हो तो खराब हो जाए। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इससे हम मैच्योरेशन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। फिर हमें देखने को मिलती है कंडीशनिंग इफेक्ट, यानी अगर किसी एक इंडिविजुअल की कंडीशनिंग हो चुकी हो रिस्पोंडेंट की, और हम उससे बार बार क्वेश्चन को ये पूछ रहे हैं, और उस क्वेश्चन के लिए उसकी कंडीशनिंग हो गई। होता क्या है कि ना, एक इंडिविजुअल के साथ कोई इवेंट हुआ, उसके बाद उसका इंटरव्यू होना शुरू हो गया, एक रिपोर्टर ने आके इंटरव्यू लिया, फिर दूसरे ने लिया, तीसरे ने लिया, तीसरे चौथे तक वो प्रिपेयर हो जाता है, मैंने ये आंसर देने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो आंसर के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है, और प्रिपेयर्ड हो जाता है तो इस इफेक्ट को हम कंडीशनिंग कहते हैं। इसमें हमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिल सकता है, कुछ इंडिविजुअल अब करते नहीं, हमें गुस्सा भी होते हुए देखते हैं, कुछ बार बार आ जाते हैं पूछने के लिए, है ना, तो ये हम कंडीशनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो कंडीशनिंग इफेक्ट हो सकती है जब कांटेक्ट फ्रीक्वेंटली किया जाएगा, क्वेश्चंस बार बार किए जाएंगे, तो इंडिविजुअल आंसरिंग के लिए हमें कंडीशनिंग दिखा सकता है। तो ये तीनों यहां पर नहीं है, ठीक है। आंसर यहां पर मैच्योरेशन रिग्रेशन इफेक्ट है, जिसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिविजुअल अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर लेता है, उसमें एटीट्यूड शिफ्ट दिखता है हमें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट इज द टाइम फ्रेम इन विच अ स्टडी एक्सप्लोर्स अ सिचुएशन। यहां से हमसे टाइम फ्रेम पूछा गया है जिसमें स्टडी की जाती है, ठीक है। इसको कहा जाता है टाइम फ्रेम को रेफरेंस पीरियड। उस रिसर्च का रेफरेंस पीरियड क्या है, हम किस दौरान वो रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमारे पास जो टाइम फ्रेम दिया गया, इससे फिर हमें टाइम फ्रेम से ही निकलता है, जो मान लिया मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर कंटेम्प्रेरी स्टडी कर रहा हूं और मैं कहता हूं इस कंटेम्प्रेरी स्टडी का, क्योंकि मुझे किसकी करनी है, एग्जांपल ले लेते हैं इसकी स्टडी की, कि मुझे कोरोना इफेक्ट की करनी है, कोरोना इंपैक्ट की स्टडी करनी है, तो मेरी कोरोना इंपैक्ट की स्टडी 2020 से लेकर 2022-23 तक चलेगी, ठीक है। इस दौरान मैं कर सकता हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टाइम फ्रेम हो गया जिसमें मैं स्टडी कर रहा हूं, और टाइम फ्रेम ये हो गया अगर मेरा, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कि ये मेरा रेफरेंस पीरियड ऑफ रिसर्च है। तो जिस टाइम फ्रेम में हम स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है रेफरेंस पीरियड ऑफ रिसर्च, ठीक है। अब इसमें एज की बात की गई है, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से हो गया, सब्जेक्ट की एज होती है, मैंने जिस इंडिविजुअल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उसकी एज होगी। लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल, ये हमारे पास टाइप ऑफ रिसर्च है अकॉर्डिंग टू टाइम, और रेट्रोस्पेक्टिव और पर्सपेक्टिव, दो तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर हम टाइम के हिसाब से देखेंगे
तो टाइम के हिसाब से हमें देखने को मिलेगा रेट्रोस्पेक्टिव और हमें देखने को मिलेगा प्रोस्पेक्टिव। तो यहां पर हम देख रहे थे, कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं तो हमारे पास टाइम फ्रेम के हिसाब से रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा। रेट्रोस्पेक्टिव या इसका मिक्स भी ले लेते हैं, या मिक्स मॉडल होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, जो हम हमारा रेफरेंस पीरियड है इससे पहले के इंपैक्ट को ले रहे होते हैं, ठीक है। जबकि प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, हम इसके बाद के फ्यूचर को ले रहे होते हैं। जब हम फ्यूचर को लेंगे तो प्रोस्पेक्टिव कहेंगे, जब हम पास्ट को लेंगे तो हम रेट्रोस्पेक्टिव कहेंगे, और जब हम फ्यूचर और पास्ट दोनों को इंक्लूड करेंगे तो हम इसे मिक्स कहेंगे, ठीक है। फिर एक हमारे पास टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टडी के हिसाब से होता है। दूसरा जो टाइम का हम देखते हैं वो ड्यूरेशन होता है। अब ड्यूरेशन के हिसाब से हमें क्रॉस सेक्शनल मिलेगा और दूसरा हमें लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा। तो एक लंबे समय तक जब हम स्टडी करते हैं तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, जबकि किसी हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। तो दो तरीके से हम इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर, ये दोनों भी आपको समझ में आ गए होंगे कि लॉन्गिट्यूडनल टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लॉन्ग टाइम में जब किसी एक स्टडी को करते हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि अगर मुझे कॉलोनियल पीरियड को पूरा स्टडी करना है तो लंबे पीरियड का स्टडी होगा तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। वहीं पर अगर मुझे सिर्फ एक इवेंट को लेकर चलना है, हिस्टोरिकल इवेंट में मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि मेरे पास जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो क्या रहा, उसके दौरान क्या रहा, या मैं अभी टाइम फ्रेम में आपको दिया कि मैं कोविड का कोरोना इंपैक्ट जो है 2020 से 22 के बीच में सिर्फ देखना चाहता हूं, तो ये क्रॉस सेक्शन रहा। मैंने पूरे टाइम को नहीं देखा, एक पर्टिकुलर पीरियड को देखा, तो वो क्रॉस सेक्शनल रहा। और रेट्रोस्पेक्टिव भी पर्सपेक्टिव भी हमने देखा। रेट्रोस्पेक्टिव हमेशा पास्ट के लिए, पास्ट का रिसर्च होता है तो उसे रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, फ्यूचर का होता है तो उसे प्रोस्पेक्टिव कहते हैं, दोनों का होता है तो उसे मिक्स कहेंगे। यहां आंसर पहला रेफरेंस पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The major characteristic of correlation analysis is to seek out। तो देखा ही गया हमारे पास, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है कोरिलेशन, यानी क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम 1 का 2 से रिलेशन देखेंगे या एसोसिएशन देखेंगे या वेरिएंस मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। तो यानी हम यहां सीधा सीधा एसोसिएशन अमॉन्ग द वेरिएबल्स देख रहे हैं। बिल्कुल शिवानी जी, वॉटसन का लॉन्गिट्यूडनल स्टडी था ऑन द एल्बर्ट, जो उन्होंने कंडीशनिंग के लिए यूज किया था, जो उन्होंने कंडीशनिंग के लिए स्टडी किया था और उन्होंने उसके बेसिस पे सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग दी थी, वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी था, ठीक है। तो यहां पर हम जो देख रहे हैं, यहां पर हम किस चीज को देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा होगा वो किसके ऊपर होगा, वो हमें देखने को मिलेगा वेरिएबल्स के ऊपर। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें कोरिलेशन एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स को देखेंगे हम, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ हम एसोसिएशन देखेंगे कितनी डिग्री है, -1 से +1 के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे हम, पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर को देखेंगे हम, तो ये हमें देखने को मिलता है। इसी में आपको पियर्सन्स का कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखने को मिलेगा, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपको इसी में देखने को मिलती हैं। तो कोरिलेशन और कैजुअलिटी हमें इसी से डिफाइन होती है, अगर हमें डिफाइन करना है इसको, ठीक है। तो डिफरेंसेस, वेरिएशन और रिग्रेशन ये नहीं हम देख रहे होते, इसके लिए फिर दूसरे एनालिसिस होते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस अलग है, वेरिएशन की एनालिसिस अलग है, डिफरेंसेस को हम अलग तरीके से देखेंगे। कोरिलेशन में हम हमेशा एसोसिएशन देखेंगे, डिग्री ऑफ डिपेंडेंस देखेंगे, कोवेरिएशन देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और नन के हिसाब से, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोजनेस, कितनी मैग्नीट्यूड है एसोसिएशन की, वो देखेंगे हम इसमें, ठीक है। तो आंसर यहां हमें थर्ड देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें।
फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यहां पे हमारे पास सैंपलिंग का क्वेश्चन है जिसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पूछी गई है। ठीक है, अब सबसे पहला चीज हमें इसमें देखना होगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करूं तो वो क्या है, जब हर एक एलिमेंट को इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन मिले इन द सैंपल, तो हम इसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी। So equal and independent chance of coming into the selection into the sample, that is called probability sampling, या फिर इसी को हम एक और नाम देते हैं क्या, रैंडम, है ना। तो प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैंपलिंग हमें देखने को मिलेगी। फिर हम दूसरा कौन सा देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जो कि हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन पे ये वर्क नहीं करते। ठीक है, इसीलिए हम इनको अननोन या अनआइडेंटिफाई नहीं करते, हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करके डिसाइड करते हैं। ठीक है, डिसाइड करते हैं कि वेदर दे शुड बी इंक्लूडेड और नॉट, यानी इसमें रैंडमाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, डोंट ऑपरेट ऑन रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल्स। इसका मतलब कुछ सैंपल्स को प्रेफरेंस मिल सकती है और कुछ को नेग्लिजेंस मिल सकती है। इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस नहीं है, जिसको प्रेफरेंस कर रहे हैं उसके चांस बढ़ गए, जिसको हम नेग्लिजेंट करते हैं, जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, जिसको हम नहीं चॉइस कर रहे होते हैं, तो उसके चांसेस कम हो गए। तो यहां पर सर्टेन प्रेफरेबल जो हमारे पास है उनकी सैंपलिंग बढ़ जाती है और जो प्रेफरेबल नहीं है उनकी सैंपलिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलेगा कि एक्सीडेंटल सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, डायमेंशनल सैंपलिंग, ये क्या है, ये हमें देखने को मिलते हैं, ये है नॉन रैंडम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखें, सबसे पहले आ गया डायमेंशनल सैंपलिंग। ठीक, जो कोटा सैंपलिंग का एक एक्सटेंशन है। कोटा सैंपलिंग क्या होती है, हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक का कोटा डिसाइड कर देते हैं और उसको चूज करेंगे। ठीक है, हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक का कोटा डिसाइड कर देते हैं और उसको चूज करेंगे। तो यहां प्रेफरेंस रख दी हमने, तो इसीलिए ये क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई कोटा सैंपलिंग, हो गई क्या, नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसी को हम एक्सटेंड करते तो डायमेंशनल बन जाता है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, हम सेवरल जो कोटाज होते हैं, सेवरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनका एक कोटा बना लेते हैं, उनका एक हम डायमेंशन बना लेते हैं। जैसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कोटा सैंपलिंग में मैंने कहा कि मुझे 50% मेल करनी है और 50% फीमेल करनी है, यानी मेरे पास दोनों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी मेरा डाटा जो है ना थोड़ा जेंडर हमें देखने को मिलेगा, बायस नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट रखा कि मेरे को जेंडर बायसनेस कम करनी है, जेंडर बायसनेस कम करनी है तो मैं कैसे कम कर सकता हूं, तो मैं मेल और फीमेल को इक्वेट कर दूंगा। अब ये मेरे पास क्या बन गया, कोटा सैंपलिंग बन गई, क्योंकि मैंने कोटा डाल दिया 50% मेल का और 50% फीमेल का। हम रेंडमली नहीं लेंगे, चूज करेंगे। अगर मैंने मान लिया पूछना शुरू किया और मेरे पास शुरू में मेरे को 20 सैंपल कलेक्ट करने थे, शुरू में ही 10 आ गए, तो अब इसके बाद में मेल अगर मेरे पास सब्जेक्ट आना शुरू होगा तो मैं उसको नहीं एंटरटेन करूंगा, क्योंकि मुझे अगला 10 जो सैंपल लेना है वो फीमेल का लेना है।
तो ये कोटा सैंपलिंग हुई। अब इसमें डायमेंशन क्या, मैंने सिर्फ जेंडर नहीं लिया, मैंने एजुकेशन ले लिया कि मुझे जो कुछ सैंपलिंग ग्रेजुएट्स की करनी है, कुछ मेरे को अंडर ग्रेजुएट्स की करनी है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स की करनी है। तो ये हमें क्या देखने को मिला, अब डायमेंशंस आ गए, जेंडर भी हो गया, एजुकेशन भी हो गया, फिर मैंने एरिया ऑफ रेजिडेंस, कुछ मेरे को अर्बन करनी है, कुछ मेरे को रूरल करनी है। अब इतनी सारी बातें मिलनी है तो ये डायमेंशन हो गया। यानी मेरे पास फीमेल भी होनी चाहिए, वो अर्बन से भी होनी चाहिए, एजुकेटेड भी होनी चाहिए। तो ये 3 मैंने कर लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे डायमेंशन सैंपलिंग कहते हैं। तो ये भी हमें देखने को मिलती है किसमें, नॉन प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि इसमें हम प्रोबेबिलिटी नहीं ले रहे, हमारा तो वो चाहिए। फिर स्नोबॉल कहते हैं, जिसमें चेन रेफरल होते हैं, यानी कोई किसी को जानना चाहिए और स्मॉल नंबर ऑफ सेट कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, इंटरेस्ट दे रखा है, उसी में से चूज करेंगे हम, इसलिए हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। रिस्पोंडेंट टू रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट टू रिस्पोंडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही हैं और इसी को हम लेंगे, तो इसे हम कहते हैं स्नोबॉल इम्पैक्ट। ये भी हमारे पास स्नोबॉल सैंपलिंग क्या हो जाती है, नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, फिर हमें क्या देखने को मिलता है, फिर हमें एक जजमेंटल या पर्पसिव, जहां पे हमने पर्पस रख रखा है कि हमें इसी चीज का करना है। मान लिया अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वुमेन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, तो या तो मेरा पर्पस ये ना कि सिर्फ मैं वुमेन को चूज करूंगा, मैं मेन को तो चूज नहीं कर रहा ना इसमें, क्योंकि मुझे ये देखना है कि उनके साइकिक इफेक्ट क्या बनता है उन फीमेल्स के ऊपर जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उनका साइकी इवेलुएट करना है। तो मैंने पर्टिकुलर एक पर्पस ले लिया है और उसके लिए मेरा सैंपल जो है वो लिमिटेड हो गया है। मैं उन फीमेल्स को जिन्होंने कहीं पर अपने आप को रजिस्टर कराया, चाहे पुलिस में रजिस्टर किया या उन्होंने जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है उनके पास रजिस्टर किया कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मेरे को उनका सैंपलिंग करना है। तो इसे हम जजमेंटल या पर्पसिव सैंपलिंग कहते हैं और एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें सेकंड, थर्ड, फिफ्थ ये तीनों देखने को मिला जो कि था। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, हमें फोर्थ देखने को मिला। सेकंड, थर्ड, फिफ्थ ये है हमारा। बाकी तीनों हमें क्या देखने को मिलते हैं, सिंपल सैंपलिंग क्या है, सिंपल सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैंपलिंग है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, किसी को भी उठाया और उसका हमने जो आया हमारे पास उसका सैंपल ले लिया। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, कोई कुछ नहीं सोचना, जो सब्जेक्ट आ रहा है उसका सैंपल लेते जा रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर क्लस्टर सैंपलिंग, यानी हमने एक क्लस्टर को चूज कर लिया कि हम क्या करेंगे, इस क्लस्टर के हिसाब से हम डाटा को लेना शुरू करेंगे, हम क्लस्टर के हिसाब से डाटा को लेना शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन को हमने क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया और हम ग्रुप वाइज ले रहे हैं। पॉपुलेशन लार्ज होता है तो उस समय हमें ये काम करना पड़ता है। ठीक है, फिर स्ट्रेटिफाइड करते हैं, तो स्ट्रेटा में जब हम किसी को डिवाइड करेंगे, ठीक है, रेंडमाइजेशन तो कर रहे हैं हम, किसी भी फीमेल को लेंगे, लेकिन हमने डाटा क्या किया है, स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने कहा कि हमने जेंडर पे स्ट्रेटा किया है, तो हमने कोटा अगर दे दिया कि इतना इतना करना है वो अलग हुआ, लेकिन अगर हमने स्टैटा किया है कि कोई कितनी भी फीमेल्स आए हम ले लेंगे, कितने भी मेल आए हम ले लेंगे, तो वो स्टैटा रैंडम कहलाता है। यानी रैंडमाइजेशन है लेकिन स्टैटा डिफाइंड है। ठीक है, तो इसे हम स्टैटा कहते हैं। तो स्टैटा इसीलिए, स्टैटा का मतलब हो गया कि हमने रैंडमाइजेशन नहीं छोड़ी है, ये रैंडम रहेगा, ये भी रैंडम रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी कहते हैं जिसको हम। आंसर यहां फोर्थ देखने को मिला। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड। यहां पे तो सीधा सीधा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पूछ लिया, इसको मैंने पहले भी डिफाइन किया था, इसे डिजाइन कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक और हमारा जो साइंटिफिक होता है जिसके अंतर्गत हम कोई रिसर्च करेंगे, उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, उस फ्रेमवर्क को हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। या तो सीधा डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया। ये सबसे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसे हम डिजाइन कहते हैं, तो ये रिसर्च डिजाइन हो, क्योंकि हम रिसर्च के लिए कर रहे हैं ये, तो ये रिसर्च डिजाइन हो गया। अब इसका जब हम समरी देते हैं रिसर्च डिजाइन का, तो उसे हम सिनॉप्सिस कह देते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है,
उसे हम रिसर्च हाइपोथेसिस कह देते हैं। और इसके लिए जो हम अप्रोच लेते हैं उसे हम पैराडाइम कह देते हैं। तो ये 4 चीजें हमें देखने को मिलती हैं फ्रेमवर्क में, ये सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं, डिजाइन में ये सब इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, उसका समरी दे देंगे तो सिनॉप्सिस हो गया। तो साथियों, जितने साथी जुड़े थे आप सभी का धन्यवाद, लाइव क्लासेस में जो जुड़े थे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आप इसके लिए पेपर फर्स्ट का कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है, वहां पे जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें जो क्लासेस हैं थ्योरी क्लासेस, इसकी जितनी चीज़ें मैंने बताई उसकी थ्योरी क्लासेस फिर मैं वहां पर लूँगा। तो जितने साथी देख रहे थे आप सबका धन्यवाद, और आगे इसी तरह की वीडियो लेके मैं और आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।